हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉन्डली फिजिस्ट। आई एम श्वेता। सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आपके साथ प्रीवियस वीडियो में, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं वी कैन नॉट इग्नोर द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो आज की वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में 2016, 17, 2020, उन तीनों पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन आज एक ही जगह एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो दैट जब आप क्वांटम मैकेनिक्स की प्रिपरेशन करो एक बार बस आप ये वीडियो देख लो दैट इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, एंड देन आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको अच्छे से स्टार्ट कर लो। सो टुडेज़ वीडियो विल ऑल्सो बी टाइम सेविंग बिकॉज एक सिंगल वीडियो में ही यू विल गेट टू नो दैट एक पर्टिकुलर पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में से, एंड अलॉन्ग विद दैट उनकी क्या लैंग्वेज होती है, कौन सा टॉपिक में से आते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। सो जो भी रीसेंट पेपर हुआ था 2020 का उसी से शुरू करते हैं हम, ठीक है। सो इस पेपर में जो 2020 का पेपर था उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में से 50 में से 9 क्वेश्चंस आए हुए थे। ह्यूज नंबर है ना, 9 क्वेश्चंस एक यूनिट में से आए हों तो अगर आपको वो यूनिट अच्छे से आती है तो ऑब्वियसली आपके बहुत अच्छा स्कोर आपका बन जाता है। एंड क्वेश्चंस जो थे वो भी बहुत ईजी थे। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस कौन कौन से थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट to second orbit, the wavelength of the emitted radiation is. So for solving this question we will make use of this formula 1 upon lambda is equal to r, then 1 upon 2 square minus 1 by 3 square, because यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है jumps from third orbit to the second orbit और हमें यहाँ पर जो है lambda फाइंड आउट करना है, and by making simple calculations जो lambda है it will be equal to 36 upon 5r, ठीक है। बस आपको एलसीएम जो है इसको सॉल्व करना है। देन 36 अपॉन 5r विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्टर्बेशन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। ऑल द पर्टर्बेशन टॉपिक जब हम टर्म ये आती है पर्टर्बेशन, इट यूजुअली हमने ये टर्म जो है एमएससी में पढ़ी है, बट ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्म हो जाता है जब हम जी-मैन इफेक्ट के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, राइट। तो ये अगर आपको ऐसे ना लगे एमएससी का टॉपिक है, ये एक्चुअली उन्होंने जी-मैन इफेक्ट से पिक किया हुआ है। सो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा क्या है, द पर्टर्बेशन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी माइनस म्यू डॉट बी, मैग्नेटिक मोमेंट डॉट मैग्नेटिक फील्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो गया था लास्ट टाइम, बट इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ डी, बोथ सब एटॉमिक एंड लार्ज सिस्टम, बिकॉज हमें थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन होता लाइक द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ रेलिवेंट टू, ठीक है, दो टर्म्स यहाँ बन जाती हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल टू, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ रेलिवेंट टू। तो अप्लाई तो हम ये प्रिंसिपल किसी भी पार्टिकल का कोई भी साइज़ है वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट जो है जो इसका एक्चुअल सही रिजल्ट जो हमें मिलता है दैट इज़ जस्ट इन द केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन अप्लाई हम इसे किसी भी साइज ऑफ पार्टिकल को कर सकते हैं, सब एटॉमिक, लार्ज, लेकिन हमें जो रिजल्ट है, ठीक है, जो हमें इसको हम इसकी रेलेवेंसी देख सकते हैं, इसके जो आंसर्स हमें मिल सकते हैं प्रॉपरली, दैट जस्ट इन द केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सो क्वेश्चन क्या था, एप्लीकेबल, अप्लाई किसी भी पार्टिकल को कर दो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, द कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन। जो कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा है तो यहाँ पर वो कौन सी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। सो कॉम्पटन शिफ्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ स्टेट इज ऑलवेज। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय वेव फंक्शन और उसका कंजुगेट दोनों को मल्टीप्लाई करके, मीन्स साई कंजुगेट साई, और जो आंसर आता है दैट इज़ ऑलवेज रियल। जब इसको सॉल्व करोगे हमेशा रियल आंसर आता है। सो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आप समझ पा रहे हो कि जब आपको प्रिपरेशन करनी है कैसे क्वेश्चंस जो हैं जिनको आपको ज़रूर कवर करना है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड्स हैं। देखो यहाँ पे कैसे कॉम्पटन शिफ्ट जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की स्टेटमेंट है उसके बेसिस पर क्वेश्चन है। तो मीन्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मुझे हर एक स्टेटमेंट और हर एक फार्मूला वो अच्छे से मुझे कवर करना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ। सो द फार्मूला फॉर वेवलेंथ इज इक्वल टू h by mv।
तो यहाँ पर मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम, बट चार्ज इज नॉट हियर. So we can say the wavelength of matter waves is independent of charge पर डिपेंड नहीं. So next question देखो जो कि है बेस्ड मैटर वेव्स के ऊपर. उसके बाद क्वेश्चन जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बेसिस पे है, देन अनसर्टेनिटी के बेसिस पे जो है क्वेश्चन है. सो हम कह सकते हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर आया था, जो फर्स्ट चैप्टर है, सिर्फ उसी के बेसिस पर सारे क्वेश्चन हैं. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है दैट फ्रॉम वो आ जाता है सेकंड चैप्टर में, थोड़ा सा बस बिगिनिंग में. बट देखो उन्होंने आगे कोई टॉपिक नहीं कवर किया, जस्ट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट और एक क्वेश्चन जो है वो सेकंड चैप्टर में से है. समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे फाइंड कि फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ईजी है, फोटो इलेक्ट्रिक कॉम्पटन, डी ब्रॉगली, ये तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा. एंड दे मूव टुवर्ड अ डिफिकल्ट टॉपिक, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड पार्टिकल इन अ बॉक्स एंड सो ऑन. बट अब देखो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन्होंने फर्स्ट चैप्टर को ही फोकस किया और सारे क्वेश्चन जो है वहाँ से पिक किए हुए हैं. सो यहाँ सबको ये भी पता चलना चाहिए कि ईच एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है कि ये सोच के लाइटली लेके तो बहुत ईजी है, तो ज़रूर उसको भी कवर करना है, राइट. सो क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर 25th. मैटर वेव्स. मैटर वेव्स क्या हैं? दे आर लॉन्गिट्यूडनल, आर EM, ऑलवेज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, शो डायफ्रैक्शन. सो मैटर वेव्स क्या होती हैं? दे आर द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मटीरियल पार्टिकल, मूविंग मटीरियल पार्टिकल. तो यहाँ पर जो है मैटर वेव्स क्या करती हैं, दे बिकॉज दे आर वेव्स दे शो डायफ्रैक्शन. डायफ्रैक्शन जो है यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग मूविंग विद सेम वेलोसिटी द वन विच हैज़ लार्जेस्ट वेवलेंथ. सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी यहाँ पर वो आपको बताना है. सो वी हैव पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. सो अगेन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ फार्मूला विच इज़ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. अब यहाँ पर वेलोसिटी कहते हैं सेम है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है. अब वेरी क्या कर रहा है? मास के साथ जो है वेवलेंथ वेरी करेगी. अब यहाँ पर मैं पता चल गया है कि जिस पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम होगी, बिकॉज वेवलेंथ एंड मास आर इनवर्सली रिलेटेड. अब यहाँ से देखो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और या फिर अल्फा पार्टिकल. सो वी नो अमंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे मास कम इलेक्ट्रॉन का है. इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी, लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी, वो होगी इलेक्ट्रॉन की. तो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनसर्टेनिटी रिलेशन कैन नॉट होल्ड फॉर द फॉलोइंग पेयर्स. तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इन अ क्वांटम मैकेनिक्स, इट लिमिट्स हाउ एक्यूरेटली वी कैन मेजर टू रिलेटेड वेरिएबल्स. ठीक है, तो जैसे हम पोजीशन एंड मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरीके से हमें वो पेयर को आइडेंटिफाई करना है जिसके ऊपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं एप्लीकेबल है, उसके लिए इट डजंट होल्ड गुड. सो अनसर्टेनिटी रिलेशन इज एप्लीकेबल टू पोजीशन एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड टाइम, angular momentum and angle, but for linear momentum and angle uncertainty principle cannot hold good. तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. सो ये थे क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर 2020 और कितने इजी क्वेश्चंस थे, राइट. सिर्फ फर्स्ट जो चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स का वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे, और बाकी जो दो पेपर हैं 2016 एंड 17 उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर पेपर 2016 एंड 17 के जो क्वेश्चंस हैं फॉर क्वांटम मैकेनिक्स. जो इनके क्वेश्चंस हैं 2 इयर्स के, उनको मैंने कंबाइन ही कर दिया है. आई हैवंट मेड देम सेपरेट बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सेम आए हुए हैं. ठीक है, 2016 एंड 17 के पेपर में ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस जो हैं वो सेम हैं कि जो 16 के पेपर में भी आए हुए हैं एंड देन वो 17 में रिपीट हुए हैं. ऑल्दो जैसे हमने देखा 2020 का जो पेपर था उसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था, सारे न्यू क्वेश्चंस थे. लेकिन 16 एंड 17 में क्वांटम में ही 4 क्वेश्चंस जो हैं वो सेम हैं. सो द क्वेश्चन इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लासिकल हैमिल्टोनियन बाय सब्स्टिट्यूटिंग. सो यहाँ पर देखो कैसे आप क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई है. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात जो है हम सेकंड चैप्टर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में वहाँ करते हैं, तो मतलब यहाँ पर अब सीधे सेकंड चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो बिगिन हो जाएंगे. ऑल द लैंग्वेज देखो थोड़ी सी वो भी ट्रिकी है. ठीक है, सो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो उसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, कैसे जो है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स से भी हम जो है क्लासिकल हैमिल्टोनियन से उसको ऑब्टेन कर सकते हैं. इज देयर एनी मेथड? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन जो गिवन है. फर्स्ट इज वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी
फॉर मोमेंटम एंड एनर्जी। कहते हैं मोमेंटम की जगह वेवलेंथ फिल कर दो, एनर्जी की जगह जो है फ्रीक्वेंसी फिल कर दो, तो क्लासिकल हैमिल्टोनियन से जो है हमें जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है सम्स ओवर डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज़ फॉर इंटीग्रल्स ओवर द कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। थर्ड है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेबल्स फॉर एग्जैक्ट वैल्यूज़। फोर्थ है नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ नन ऑफ दीज। सो देयर इज़ नो मेथड फ्रॉम बाय मेकिंग यूज़ ऑफ विच हम क्लासिकल हैमिल्टोनियन से जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बना लें जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन में होता है। सो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन करेक्ट होगी। So next question is which of the following is an eigenfunction of the linear momentum operator minus iota h cut curl upon curl x with the positive eigenvalue h cut k, that is an eigenfunction that describes a particle that is moving in a free space in the direction of positive x with the precise value of linear momentum. So यहाँ पर जो है हमें eigenfunction find out करना है, right? जो momentum operator है वो हमें गिवन है एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन है दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो क्वेश्चन में जो है हमें लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर ए कैप गिवन है विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, एंड साथ में जो है आइगन वैल्यू सी गिवन है विच इज़ एच कट के, और जो एफ है आइगन फंक्शन दैट वी नीड टू फाइंड आउट। अब आइगन फंक्शन क्या होता है? जब कोई ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर एक्ट करता है एंड व्हेन वी गेट द सेम फंक्शन, राइट, देखो यहाँ पर हमें जो है ऑपरेटर के एक्ट करने के बाद भी वी गेट द सेम फंक्शन एफ विद सम कांस्टेंट सी। इन दैट केस जो फंक्शन है उसको हम कह देते हैं आइगन फंक्शन, और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है उसको हम कह देते हैं आइगन वैल्यू। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है दैट ए के आपकी जगह पर आप पुट करो माइनस आयोटा एच कट कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, और एफ आइगन फंक्शन के जो डिफरेंट ऑप्शंस है हर एक ऑप्शन को आप पुट करके देखो एंड देन आपको देखना है कि क्या हमारे पास आंसर जो है वो सी एफ ही आ रहा है। सी मतलब क्या हमारे पास आइगन वैल्यू एच कट के एंड आइगन फंक्शन जो है वही हमें वापस मिल रहा है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेटर ऑन ईच एंड एवरी ऑप्शन। जैसे कि हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है ई रेस्ड पार आयोटा के एक्स, तो अब हम जो फंक्शन है एफ की जगह पर हम पुट कर देते हैं ई रेस्ड पार आयोटा के एक्स। सो जब आप ई रेस्ड पार आयोटा के एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा एच कट डॉट आयोटा के ई रेस्ड पार आयोटा के एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आयोटा इंटू आयोटा मीन्स क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1 और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? एच कट के ई रेस्ड पार आयोटा के एक्स। तो यहाँ पर देखो हमें आइगन वैल्यू सी जो क्वेश्चन में मेंशन थी वो ही हमें मिल गई एच कट के, एंड सेम आइगन फंक्शन आ गया ई रेस्ड पार आयोटा के एक्स जिसके ऊपर ऑपरेटर ने एक्ट किया था। सो इट मीन्स जो डी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन। सो फोर्थ ऑप्शन जो है ई रेस्ड पार आयोटा के एक्स जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ यू नो आपको फर्स्ट चैप्टर जो है उसको अच्छे से करना है। सेकंड चैप्टर में से अपने क्वेश्चन देख लिया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रिगार्डिंग, एंड देन यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा इन विच वी नीड टू कैलकुलेट आइगन फंक्शन, राइट। सो आपको पता है कि हमें उन न्यूमेरिकल्स को भी कवर करना है वेयर वी नीड टू फाइंड आउट आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू, एंड इसके अलावा जितने भी ऑपरेटर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? स्टेप पोटेंशियल ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मीन्स जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हम फाइंड आउट करते हैं फॉर वेरियस कंडीशंस लाइक फॉर पार्टिकल इन अ बॉक्स, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, उस चैप्टर में से क्वेश्चन फॉर्म हुआ हुआ है। तो अब देखो किसी ऑर्डर में बन रहा है सब, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट और हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन फॉर्म हुआ हुआ है। सो क्वेश्चन देखो क्या है? अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई लेस देन वी नॉट। ई लेस देन वी नॉट मतलब जो पार्टिकल की एनर्जी है दैट इज़ लेस देन द पोटेंशियल बैरियर, स्टेप हाइट से कम है, इज इंसिडेंट ऑन अ स्टेप पोटेंशियल ऑफ हाइट वी नॉट, K and K dash are given, find the transmission coefficient। अब ये देखो क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करने वाला है। जो माइट फील कि K and K dash गिवन है, अब हम जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फार्मूला अप्लाई करें एंड फाइंड आउट करें, बट ऐसा नहीं करना है। लाइक यहाँ पर उन्होंने चेक किया है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ पर उन्होंने इस स्टेप को देखो, अगर आप ये लाइन पढ़ोगे एनर्जी लेस देन स्टेप हाइट, उसके आगे तो कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है।
एनर्जी लेस देन स्टेप हाइट में ट्रांसमिशन कहाँ होती है, राइट, ट्रांसमिशन डजेंट अकर इन दैट केस. सो यहाँ पर ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट जो होगा दैट विल बी 0. सो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट. सो जब एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी पार्टिकल इज हैविंग एनर्जी लेस देन द स्टेप हाइट, इन दैट केस ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, बट देयर इज स्लाइट प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल कैन क्रॉस द बैरियर. उसको हम क्या कहते हैं, टनलिंग कह देते हैं, टनल इफेक्ट उसको कहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम में से. हाइड्रोजन एटम जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स. सो यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे हमने देखा था 2020 का जो पेपर था, दे हैव जस्ट फोकस्ड ऑन द फर्स्ट चैप्टर एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, और वहाँ से पूरा पेपर जो है सेट हुआ है. लेकिन अगर हम 16 एंड 17 का पेपर देखें, उन्होंने हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन पिक किया है, ठीक है. तो उस ऑर्डर में देखो, हर एक जैसे श्रोडिंगर का क्वेश्चन आ गया, ऑपरेटर में से आया, देन ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, नाउ हाइड्रोजन एटम, हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन देखो क्या है, द एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर गिवन इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड अ पॉजिटिव कांस्टेंट a बाय द एक्सप्रेशन. सो यहाँ पर आपको फार्मूला आइडेंटिफाई करना है कौन सा है फॉर द एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम. सो फार्मूला तो देखो क्लियरली जो सी ऑप्शन है वही लग रहा है, बिकॉज हमें पता है फॉर द एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम फार्मूला इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर. अब यहाँ पर उन्होंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक कांस्टेंट a से डिनोट कर दिया है. सो फार्मूला क्या होगा, c इज इक्वल टू -a अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, तो बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 13.6 की जगह पे a लिखा है, ये क्या है. सो इफ़ यू नो द फार्मूला, बहुत ईजिली जो है आप इसमें से जो है करेक्ट फार्मूला को आइडेंटिफाई कर लोगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, तो आपको पता चल गया ना न्यूमेरिकल कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं. येस, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट का फार्मूला, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए. ऑपरेटर्स अप्लाई करके आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए. एंड नेक्स्ट we have the question here in which we need to find out normalization constant. So eigenfunction for a rigid dumbbell rotating about its center have a phi dependence of the form psi is equal to a e raised power iota m phi, where m is a quantum number and a is a constant. Which of the following values of a will properly normalize the eigenfunction? अब यहाँ पर अगर आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पता है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो बहुत ईजी है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. -∞ to infinity इंटीग्रेशन साई कंजुगेट साई इज इक्वल टू 1. So the normalization condition is integration from limit -∞ to infinity psi conjugate psi d phi is equal to 1. But we need to make two substitutions in it. One thing, phi के corresponding जो limits है वो जाएंगी, because phi जो है that stands for the spherical polar coordinate phi, जो कि होता है azimuthal coordinate, और जो उसके limits होती हैं they are from 0 to 2 pi. तो यहाँ पर हम -∞ से infinity की जगह पर लिखेंगे 0 to 2 pi. One thing. Secondly जो है हमें wave function क्वेश्चन में given है a e raised power iota m phi, उस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो आफ्टर मेकिंग सब्स्टिट्यूशंस द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन विल लुक लाइक दिस. इंटीग्रेशन में हमने लिख दिया 0 to 2 pi. साई कंजुगेट की जगह यहाँ पर क्या आ गया, a e raised power माइनस आयोटा m phi. कंजुगेट में हमें पता है क्या करना होता है, जस्ट आयोटा को हम माइनस आयोटा में चेंज कर देते हैं. देन वी हैव साई विच इज़ a e raised power आयोटा m phi d phi equal to 1. सो नेक्स्ट इज़ यहाँ पर जो e raised power iota m phi एंड e raised power माइनस iota m phi वो तो कैंसिल हो गए. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद a स्क्वायर. a स्क्वायर इज़ द कांस्टेंट, सो हेंस इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. तो यहाँ पर क्या रह गया, a स्क्वायर. phi के लिए लिमिट्स क्या आ गई, 0 to 2 pi. तो 2 pi a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड a जो कि है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन उसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 pi. सो दिस इज़ द वे with which we can find out normalization constant. बहुत easy method था. अगर आपको condition पता है psi conjugate psi and just आपको जो है limits find out करनी है कौन से उसकी होंगी, then बहुत easy है इसको calculate करना. So last question of today's video is, so this question is also similar, means common in both the exams 2016 and 17 दोनों में ये question आया हुआ है. Question देखो क्या है, if psi
is the normalized wave solution of the Schrodinger equation and Q is the operator corresponding to a physical observable x. The quantity psi conjugate Q psi may be integrated to obtain. अब यहाँ पर जो है उन्होंने हमें बोला है कि अगर हम psi conjugate Q psi को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें कौन क्वांटिटी मिलेगी. फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर psi, सेकेंड है स्पेशल ओवरलैप ऑफ Q विद psi, थर्ड इज मीन वैल्यू ऑफ x, फोर्थ इज अनसर्टेनिटी इन x. तो फर्स्ट ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गई. दिस इज़ नॉट द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. अभी तो हमने पढ़ा है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी psi कंजुगेट psi इक्वल टू 1. तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गई, वो तो नहीं है. स्पेशल ओवरलैप भी ये नहीं है. अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं क्या ये मीन वैल्यू है या फिर ये अनसर्टेनिटी है. सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द मीन वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और मीन वैल्यू x की जगह पर अगर उन्होंने लिखा होता मीन वैल्यू की जगह होता एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू. ठीक है, तो दीज आर ऑल आर वन एंड द सेम थिंग. तो यहाँ पर मीन वैल्यू की जगह एवरेज वैल्यू भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी लिख सकते हैं. सबका यही फार्मूला है, बस नेम अलग अलग हैं. ओके, सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इन द क्वांटम मैकेनिक्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एज आई टोल्ड फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. उसके बाद जो है आपको जितने भी फार्मूलाज आ रहे हैं, स्पेशली नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है एक, उसके अलावा जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला है, लाइक ये सब कंडीशंस एंड फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए. ऑपरेटर की हेल्प से आपको आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए. एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी ये कंडीशंस हैं जैसे हाइड्रोजन एटम के जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपको पता होने चाहिए. एंड उसके अलावा जैसे हाँ पार्टिकल इन अ बॉक्स, पार्टिकल इन फाइनाइट वेल, ऐसे जो टॉपिक्स हैं उनके सारे फार्मूलाज अलॉन्ग विद द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आपको पता होने चाहिए. सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में अभी क्या हमें जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है. पढ़ना तो सब है, यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी यूनिट उसको अच्छे से करना है, लेकिन कौन सा टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने हैं वो सब आपको पता चल गए होंगे. ठीक है, सो आई होप आज की वीडियो जो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. इफ़ दैट इज़ सो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.